नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के लाइव सेशन के अंदर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस पर, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। सोचिए, एक आदमी रोज बैंक की कैंटीन में चाय और नाश्ता परोसता है। बैंक की कैंटीन के अंदर वो चाय और नाश्ता परोसता है सालों तक। वो बैंक की यूनिफॉर्म पहनता है, बैंक के टाइमिंग पर ही काम करता है और बैंक के स्टाफ के लिए ही सेवाएं देता है। लेकिन एक दिन उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो कोर्ट जाता है और कहता है कि मैं बैंक का कर्मचारी हूं, मुझे गलत तरीके से निकाला गया है। लेकिन बैंक इस पर कहता है कि नहीं, तुम तो हमारे कैंटीन सोसाइटी के कर्मचारी हो, हमारे कर्मचारी नहीं हो। अब आप बताइए कि कौन सही है, वो व्यक्ति जिसने रोज बैंक में काम किया या फिर बैंक जो कहता है कि वो हमारा कर्मचारी है ही नहीं। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम सवाल का जवाब दिया अपने एक ऐतिहासिक फैसले में, और उस केस का नाम है, आप केस का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, यूपी जनरल मैनेजर यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम अच्छेलाल और अन्य। 2025 सर्वोच्च न्यायालय का केस है ये। जनरल मैनेजर यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम अच्छेलाल एंड अन्य, 2025 सर्वोच्च न्यायालय का केस। इस फैसले में कोर्ट ने बिल्कुल साफ किया है कि कौन कर्मचारी माना जाएगा, कौन नहीं माना जाएगा, और यह कैसे तय किया जाए कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वास्तव में एग्जिस्ट है या नहीं करती, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति का या फिर एक कैंटीन का मामला नहीं है, बल्कि यह लेबर लॉ से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, जिसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने वो कंप्लीट टेस्ट आपको बता दिए हैं कि दो लोगों के बीच में क्या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये हर उस जगह के लिए अहम है जहां कोई व्यक्ति काम करता है, चाहे वो फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, बैंक हो या कॉन्ट्रैक्टर के तहत काम करने वाला मजदूर, क्योंकि यही है जो तय करता है कि किसी व्यक्ति को सैलरी, सुरक्षा और अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपको मेरी आवाज बिल्कुल से ठीक आ रही है, कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार थम्स अप दे दीजिएगा, और आपका कोई इस फैसले से सवाल भी है तो वो भी मुझसे पूछ लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट की, जिसमें कोर्ट ने बताया कि किस आधार पर यह तय किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी संस्था का कर्मचारी है या नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है या नहीं। ये मामला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जैसे लेबर लॉज से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, कि वो 4 मुख्य टेस्ट कौन से हैं जो इस मामले के अंदर कोर्ट ने लेट डाउन किए हैं, कि जिससे यह पता लगे कि कोई व्यक्ति किसी भी संस्था का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है या नहीं है। दूसरा, इस केस की असली कहानी क्या है और इसमें कोर्ट का निर्णय क्या है, और क्यों यह जजमेंट आज के हर वर्क प्लेस के लिए जरूरी है। अभी जब मैं आपको प्रस्तावना बता रहा था, आप सोच रहे होंगे कि जो बैंक की कैंटीन में काम करने वाला व्यक्ति है वो एम्प्लॉई है, आपको लगता होगा इमोशनल होकर, मगर जब आपके साथ में जजमेंट एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता चलेगा कि रियल में कानून क्या है, आप समझिएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये फैसला सिर्फ एक बैंक की कैंटीन का नहीं है, एक चाय बेचने वाले का नहीं है, बल्कि पूरे भारत के जो लेबर लॉज है या लेबर लॉ सिस्टम है उसको भी प्रभावित करता है। मेरी आवाज आपको बिल्कुल ठीक आ रही है तो थम्स अप दे दीजिएगा। बात करते हैं कि इस केस की बैकग्राउंड के बारे में, बात करते हैं कि कहानी कैसे शुरू होती है। समझिएगा, कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की एक कैंटीन से। यह कैंटीन बैंक के कर्मचारियों द्वारा ही बनाई गई थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाती थी। 4 वर्कर इस कैंटीन में काम करते थे, वो खाना बनाते थे, चाय बनाते थे, सर्व करते थे और कैंटीन की साफ सफाई का काम भी वही देखते थे। बैंक इस कैंटीन को सब्सिडी देता था, मतलब कि बैंक के प्रांगण में, बैंक के प्रीमिसेस में कैंटीन चलती रहे तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता था बैंक, ताकि कैंटीन चल सके। लेकिन अब बैंक ने सब्सिडी देने से मना कर दिया कैंटीन को, तो सोसाइटी ने कैंटीन बंद कर दी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, जो 4 लोग
जो कैंटीन चला रहे थे उन्होंने ही मिलकर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी, बैंक ने नहीं बनाई थी, आप ध्यान दीजिएगा। उन्होंने वो कैंटीन बंद कर दी और इन 4 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकाल दिया गया इन द सेंस कि उन्होंने वो कैंटीन बंद कर दी। ये वर्कर्स लेबर कोर्ट पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हम बैंक के प्रीमिसेस के अंदर ही काम करते थे, बैंक के टाइम से ही आते थे, बैंक के समय पर ही काम करते थे, बैंक के कर्मचारियों के लिए ही काम करते थे, इसलिए हम बैंक के ही कर्मचारी हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहां पर। लेकिन इस मामले के अंदर जो लेबर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेबर कोर्ट था, उसने इन चारों एम्प्लॉयज, चारों चाय बेचने वालों को, चाय कैंटीन के लेबरर्स को बोला कि हां आप बैंक के कर्मचारी हैं। मतलब समझ रहे हो कि जो बैंक के प्रीमिसेस के अंदर कैंटीन है, अगर उनको एम्प्लॉय मान लिया बैंक ने, तो बैंक को उनको पेंशन वगैरह बहुत सारी चीजें देनी पड़ेगी। यहां पर लेबर कोर्ट ने ये बोला कि ये बैंक के ही कर्मचारी है। अब जब ये मामला इसके बाद लेबर कोर्ट के खिलाफ जब अपील दायर हुई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया कि ये जो चारों लोग हैं ये बैंक के ही एम्प्लॉय हैं। लेकिन बैंक तो ऑब्वियसली से संतुष्ट नहीं होगा, नहीं तो उनको पीएफ, जॉब सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज देनी पड़ेगी। तो इसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया बैंक ने। बैंक गया सुप्रीम कोर्ट में, अपील दायर कर दी और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद बैंक ने यह कहा कि हमने इन लोगों को नियुक्ति नहीं किया, हमने तो इनको अपॉइंट ही नहीं किया, ना हम इन्हें सैलरी देते हैं, ये तो सोसाइटी के कर्मचारी हैं, हमारे नहीं है। और यहीं से सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि ऐसे मामलों में कौन से कानूनी टेस्ट लागू होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इस पूरे मामले के अंदर 4 टेस्ट अप्लाई होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि 4 टेस्ट के बेस पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का, किसी भी संस्था का एम्प्लॉय है या नहीं है। मतलब वहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं। उन चारों टेस्ट को हम एक एक करके देखते हैं। जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है वो है यहां पर कंट्रोल टेस्ट। कंट्रोल टेस्ट, ये जो कंट्रोल टेस्ट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप जानने का सबसे पुराना टेस्ट है और सबसे पारंपरिक तरीका भी है। सबसे प्रिमिटिव टेस्ट आप इसको बोल सकते हैं, ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ टेस्ट बोल सकते हैं। इस टेस्ट के अंदर क्या देखा जाता है, इस टेस्ट के अंदर यह देखा जाता है क्या एम्प्लॉयर के पास, जो संस्थान का मालिक है या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या एम्प्लॉयर के पास न सिर्फ ये अधिकार है कि क्या काम होगा, बल्कि यह भी देखा जाता है कि वो कैसे काम होगा। मतलब कंट्रोल टेस्ट क्या होता है कि कंट्रोल टेस्ट के तहत एम्प्लॉयर के पास ये पावर होती है कि कोई काम कैसे होगा और इसके साथ साथ वो किस तरीके से भी होगा। ये है कंट्रोल टेस्ट। अगर एम्प्लॉयर ये तय करता है कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, तो इसका मतलब है कि यहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट करती है। यहां पर जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। ये टेस्ट सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट के केस में आया था, जिस केस का नाम है शिवनंदन शर्मा वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक। 1955 का जो ये केस है, इसके अंदर पहली बार ये टेस्ट लेट डाउन किया गया था। शिवनंदन शर्मा बनाम पंजाब नेशनल बैंक 1955 और दरंगहद्रा केमिकल वर्क्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र जो 1957 के मामलों में यह कंट्रोल टेस्ट सबसे पहले सामने आया था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और काम के स्वरूप में टेक्निकलिटी आई, कोर्ट ने माना कि ये सिर्फ कंट्रोल से सब कुछ तय नहीं किया जा सकता। मतलब जो कंट्रोल टेस्ट है वो फुल प्रूफ नहीं है, उससे आप ये 100% नहीं निकाल सकते कि यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। कई पेशेवर और कुशल लोगों ने स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। कुछ लोग जो हैं किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंडिपेंडेंट भी काम करते हैं और पेशेवर तरीके से काम करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फिर भी वो उस ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी माने जाते हैं। इसलिए इस चीज को, जो कंट्रोल टेस्ट की कमी थी, उसको पूरा करने के लिए एक दूसरा टेस्ट आया जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्ट। मेरी आवाज आपको बिल्कुल ठीक आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। आप सुपर थैंक्स, सुपर रिएक्शंस भी दे सकते हैं अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है।
अब बात करते हैं जो कंट्रोल टेस्ट की कमी थी उसको दूर करने के लिए दूसरा टेस्ट आया जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्ट। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना, कि किसी को क्या, जो जिस भी कंसर्न व्यक्ति को आप एम्प्लॉय मानना चाह रहे हैं या वो ये कह रहा है कि मैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हूं, क्या वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरी तरह इंटीग्रेटेड है, इसी चीज को स्थापित करने के लिए जो ये इंटीग्रेशन टेस्ट है या ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट है ये सामने आया। जब अब बात करते हैं जो ये इंटीग्रेशन टेस्ट है, ये इंटीग्रेशन टेस्ट जो आया था सबसे पहले सिल्वर जुबली टेलरिंग हाउस वर्सेस चीफ इंस्पेक्टर 1974 के केस में ये पहली बार आया था। ये जो केस है सिल्वर जुबली टेलरिंग हाउस वर्सेस चीफ इंस्पेक्टर ऑफ शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट 1974 के केस में आया। और जो ये इंटीग्रेशन टेस्ट है ये पूछता है कि क्या किसी वर्कर की भूमिका संस्था के मुख्य काम का हिस्सा है या नहीं। कि मतलब अगर जो वर्कर है जिसको आप एम्प्लॉय कहना चाह रहे हो, अगर उसका काम उस ऑर्गेनाइजेशन के मेन काम से मेल खाता है तो वहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज वो व्यक्ति उस संस्था का एम्प्लॉय नहीं है। ये इंटीग्रेशन टेस्ट कहता है। इंटीग्रेशन टेस्ट की सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखिएगा, ये क्या कहता है, ये कहता है कि क्या किसी वर्कर की भूमिका संस्था के मुख्य काम में, जो मेन काम है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें क्या उस कंसर्न व्यक्ति के काम का कोई योगदान है, हिस्सा है, तभी वो एम्प्लॉय होगा। अगर नहीं है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति उस संस्था के व्यवसाय में पूरी तरह से शामिल है यानी कि इंटीग्रेटेड है तो उसके कर्मचारी होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, ऐसा इंटीग्रेशन टेस्ट कहता है। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूं। इसको एक एग्जाम्पल की तरीके से समझिए कि कोई दर्जी जो सिलाई की दुकान में रोज काम करता है वो कर्मचारी है, क्योंकि दर्जी का काम कैसा है, सिलाई की दुकान के मेन काम, सिलाई की दुकान का मेन काम क्या है भाई, कपड़े वगैरह सिलना, नए नए वस्त्र बनाना, वही चीज है ना। और जो दर्जी आके काम कर रहा है उसका वही मेन काम है, तो इसलिए वो उस संस्था का वहां का एम्प्लॉय है। लेकिन जो घर से ही दर्जी की दुकान में फ्रीलांस काम कर रहा है, कि मतलब फोन रिकॉर्डिंग, फोन कर रहा है कि हाँ भाई कस्टमर को आपका कपड़ा तैयार हो गया आप ले जाइए, हो सकता है कि वो उस संस्था का एम्प्लॉय ना हो। ये टेस्ट खास तौर पर उन कामों के लिए उपयोगी है जहां पर डायरेक्ट सुपरविजन मुमकिन नहीं होता, जैसे प्रोफेशनल्स या फिर स्किल्ड वर्कर्स के मामले के अंदर। मतलब अब ध्यान दीजिएगा, जो इंटीग्रेशन टेस्ट है हो सकता है कि ये आप रिमोट वर्क के तरीके से भी कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये कंट्रोल टेस्ट के अंदर जो कमी थी उसको दूर करता है। अब बात करते हैं हम तीसरे टेस्ट की। तीसरा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंट्रोल टेस्ट की कमी थी उसको कम किया इंटीग्रेशन टेस्ट ने, और उसके बाद तीसरा टेस्ट आया और वो तीसरा है मल्टी फैक्टर टेस्ट। मतलब सिर्फ कंट्रोल से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इंटीग्रेशन से काम नहीं चलेगा, दो लोगों के बीच में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और एक आदमी के बीच में, एक व्यक्ति के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है या नहीं, इसको जानने के लिए आपको और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पर भी ध्यान देना होगा। वीडियो आपको अभी तक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब जो ये आपका मल्टी फैक्टर टेस्ट है ये सबसे ज्यादा रियलिस्ट टेस्ट है, रियलिस्ट टेस्ट है सबसे ज्यादा। मल्टी फैक्टर टेस्ट कैसा है, मल्टी फैक्टर टेस्ट आपका सबसे ज्यादा यथार्थवादी टेस्ट माना गया है। और ये कौन से केस में आया था, वर्कमैन ऑफ नीलगिरी कॉर्पोरेशन मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। वर्कर्स ऑफ नीलगिरी कॉर्पोरेशन मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2004 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई एक टेस्ट निर्णायक नहीं हो सकता, ना कंट्रोल टेस्ट अपने आप में सेटिस्फैक्टरी है, ना ही इंटीग्रेशन टेस्ट अपने आप में सेटिस्फैक्टरी है। सब कुछ तथ्यों के समग्र मूल्यांकन के हिसाब से होना चाहिए। इस टेस्ट के अंदर जो है मल्टी फैक्टर टेस्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि काम के ऊपर किसका कंट्रोल है, उपकरण किसके पास है, मुनाफा या फिर नुकसान किसका होता है, वेतन कौन देता है, सैलरी कौन देता है, और हायर और फायर करने का अधिकार, मतलब नौकरी पे रखने और निकालने का अधिकार किसके पास है,
वर्कर संस्था में कितना इंटीग्रेटेड है और क्या वर्कर आर्थिक रूप से निर्भर है या नहीं। अगर कोई व्यवस्था सिर्फ दिखावे की है ताकि असली रोजगार को छिपाया जा सके तो कोर्ट जो है ऐसे मामलों के अंदर पर्दा भेद जो सिद्धांत है, जिसको हम कहते हैं पियर्सिंग द वेल का सिद्धांत, पियर्सिंग द वेल का सिद्धांत है, मतलब पर्दा उठाने का जो सिद्धांत है वो अप्लाई कर सकता है, कानूनी सिद्धांत को अप्लाई कर सकता है और ये बता सकता है कि असली एम्प्लॉयर कौन है, असली एम्प्लॉयर कौन है ऐसे मामलों के अंदर। जैसे मैं आपको एक केस का उदाहरण देता हूं, बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स बनाम भारत लाल केस है, आप ध्यान दीजिएगा, बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स बनाम भारत लाल। यह केस 2011 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर असली वेतन एम्प्लॉयर दे रहा है, जो रियल सैलरी है वो एम्प्लॉयर दे रहा है और काम का नियंत्रण भी उसी के पास है जो सैलरी दे रहा है, तो वो ही असली एम्प्लॉयर है, भले ही बीच में कोई कॉन्ट्रैक्टर हो। मतलब जो सैलरी दे रहा है और वही कंट्रोल भी कर रहा है कि किस तरीके से काम होगा और क्या काम होगा, तो इसका मतलब क्या है, वही आपका एम्प्लॉयर है। ऐसी सिचुएशन के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं, एक और चौथा टेस्ट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप को डिसाइड करने के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो है रिफाइंड मल्टी फैक्टर टेस्ट। मतलब जो तीसरा टेस्ट आया था आपका मल्टी फैक्टर टेस्ट, उसको बाद में और संशोधित किया गया, उसको और ज्यादा रिफाइन किया गया, उसको और ज्यादा बेहतर बनाया गया, ये डिसाइड करने के लिए कि दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं। जो रिफाइंड मल्टी फैक्टर टेस्ट है, ये आधुनिक समय के लिए विकसित किया गया सबसे बेहतरीन टेस्ट है और इसे सुशीलाबेन इंद्रवदन गांधी वर्सेस न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2021 के केस में स्पष्ट किया गया था। केस का नाम आप ध्यान रखिएगा, इट वाज दिस, जो ये टेस्ट है ये किसमें लेट डाउन किया गया था, सुशीलाबेन इंद्रवदन गांधी वर्सेस न्यू इंडिया एश्योरेंस 2021 सर्वोच्च न्यायालय के केस के अंदर इसको स्पष्ट किया गया था, इसको लेट डाउन किया गया था। और इस टेस्ट के मुताबिक कैसे पता लगाया जाता है कि कोई दो व्यक्तियों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं, इसके लिए यह देखा जाता है कि काम और उसके तरीके का किसका नियंत्रण है, कौन कंट्रोल कर रहा है कि क्या काम होगा, कैसे काम होगा, तो वही एम्प्लॉयर होगा। और दूसरा, वर्कर संस्था में कितना इंटीग्रेटेड है यह भी देखा जाता है, और भुगतान किस प्रकार से होता है, सैलरी किस तरीके से पे होती है, पेमेंट किस तरीके से होती है जब कोई एम्प्लॉय काम कर देता है। और चौथा, आर्थिक नियंत्रण किसके पास है, और क्या वर्कर खुद के लिए काम कर रहा है या फिर वो किसी तीसरे पक्ष के लिए काम कर रहा है। ये जो रिफाइंड मल्टी फैक्टर टेस्ट है, इसके अंदर ये सारी चीजें देखी जाती हैं। जो पुराने केस है, चाहे वो बलवंत राय सलूजा का केस हो, बलवंत राय सलूजा वर्सेस एयर इंडिया लिमिटेड 2014 का केस, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि इफेक्टिव एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल होना चाहिए एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर वही है जिसके पास एम्प्लॉय के काम के करने का तरीका और क्या काम होगा उसका इफेक्टिव और एब्सोल्यूट कंट्रोल है, वही एम्प्लॉयर होगा। लेकिन अब हाल ही के अंदर कोर्ट ने कहा है कि सफिशिएंट डिग्री ऑफ कंट्रोल ही काफी है, एब्सोल्यूट कंट्रोल की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी लीनियंसी दिखाई है। अगर सफिशिएंट डिग्री ऑफ कंट्रोल है तभी भी वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप वहां पर एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि हर केस में जो फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं। कोई एक फार्मूला सब केसेस पर अप्लाई नहीं हो सकता। अब बात करते हैं, जो ये हमने चारों टेस्ट पढ़े, इन सभी टेस्ट को अगर हम प्रेजेंट केस, जो ये कैंटीन वाला टेस्ट है, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तब देखते हैं कि क्या सिचुएशन निकल के आती है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इन टेस्ट को जब हम कैंटीन वाले मामले पर, अपना जो प्रेजेंट मामला है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कैंटीन के कर्मचारियों को नियुक्त करने और वेतन देने का जो काम है वो सोसाइटी करती थी, बैंक नहीं करता था। जो कैंटीन के कर्मचारी थे, जो 4 लोग थे, उनको जो सैलरी देने, उनको अपॉइंट करने का काम कौन करती थी, सोसाइटी करती थी, बैंक नहीं करता था। दूसरा, बैंक का काम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और सब्सिडी देना था। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन द सेंस कि बैंक के प्रेमिसेस का एक छोटा सा हिस्सा दे दिए, यहाँ पे आप अपनी कैंटीन खोल लीजिए, और सब्सिडी की भाई आपको हम मदद कर रहे हैं, आर्थिक मदद कर रहे हैं, ताकि हमें भी चाय पानी वगैरह टाइम पे मिलता रहे।
बैंक के पास इन कर्मचारियों पर कोई सीधा नियंत्रण या फिर सुपरविजन भी नहीं था और बैंक पर कोई कानूनी या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी भी नहीं थी कि वो कैंटीन चलाए। मतलब कहीं पर भी लॉ के अंदर तो नहीं लिखा हुआ कि बैंक को कैंटीन चलानी ही है, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी थी कि बैंक को कैंटीन चलानी ही पड़ेगी। इसलिए इस मामले के अंदर कोर्ट ने कहा भले ही जो कैंटीन है वो बैंक के अंदर थी, पर बैंक उन लोगों का एम्प्लॉयर नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने लेबर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को इस मामले के अंदर पलटते हुए बैंक की अपील को स्वीकार किया और कहा कि कैंटीन वर्कर्स जो हैं वो बैंक के एम्प्लॉय नहीं हैं, बल्कि वो सोसाइटी के कर्मचारी हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई संस्था है, वो किसी काम को करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, आर्थिक सहायता या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, तो क्या हम उसे एम्प्लॉयर मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। अब बात करते हैं जो आज का ये केस हमने डिस्कस किया है, अच्छे लाल और अन्य 2025 का जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है लेबर लॉज पर, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि आज हम इसके लिए एक स्पेशल सेशन डिस्कस कर रहे हैं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप पता करने का सबसे जो बेहतरीन टेस्ट है वो इस केस के अंदर आया है और उस पे ये 2025 का शायद लेबर लॉज पर सबसे बड़ा केस है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं पूरा केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आज जब गिग वर्कर्स, फ्रीलांसर और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स हैं वो बढ़ रही हैं, ये फैसला ये तय करता है कि कौन वास्तव में कर्मचारी है और किसे स्वतंत्र कार्यकर्ता या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर माना जाएगा। इस पूरे मामले से तीन बातें बहुत साफ हो गई हैं। पहला, सिर्फ किसी कंपनी के परिसर में काम करना उस कंपनी के कर्मचारी होने का प्रमाण नहीं है। दूसरा, असली सवाल यह है कि कौन नियंत्रित करता है, कौन भुगतान करता है और कौन काम को अपने व्यवसाय से जोड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप डिसाइड करने के लिए। और तीसरा, कोर्ट किसी भी फर्जी व्यवस्था को देखकर असली हकीकत तक पहुंच सकता है। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और निर्णय के महत्व को समझते हैं। तो संक्षेप में अगर समझा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस के अंदर यह कहा है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है वो सिर्फ नाम या फिर लेबल से तय नहीं होती, वो फैक्ट्स के बेस पर, तथ्यों के बेस पर और सरकमस्टांसेस के लीगल एनालिसिस, परिस्थितियों के कानूनी विश्लेषण से तय होती है। चारों टेस्ट मिलकर बताते हैं कि कोई व्यक्ति किसी संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है या नहीं। और वो चारों टेस्ट कौन से हैं? पहला टेस्ट जो मैंने आपको आज के सेशन में बताया, कंट्रोल टेस्ट, कि कौन काम का निर्देशन करता है, कि कौन डिसाइड करता है कि क्या काम होगा, कितना काम होगा, कैसे काम होगा। दूसरा है इंटीग्रेशन टेस्ट, काम कितना संस्था में से जुड़ा हुआ है, काम संस्था के काम से कितने तरीके से जुड़ा हुआ है, कितनी हद तक जुड़ा हुआ है, ये दूसरा टेस्ट अप्लाई होता है, इंटीग्रेशन टेस्ट। और तीसरा है मल्टी फैक्टर टेस्ट, जो सारे हालात मिलकर देखे, वो वाला टेस्ट। और चौथा रिफाइंड मल्टी फैक्टर टेस्ट, जो आधुनिक जो सिनेरियोज हैं, प्रेजेंट डे सिनेरियोज है, करंट अफेयर्स सिनेरियो हैं, जो आज के जो कार्यस्थल है, वर्क प्लेसेस हैं, उनके हिसाब से लचीलापन रखता है। नतीजा क्या है? जो ये केस हमने डिस्कस किया, यूपी कोऑपरेटिव बैंक को इन कर्मचारियों का एम्प्लॉयर नहीं माना गया। जो उस बैंक के प्रेमिसेस के अंदर कैंटीन चला रहे थे, उनको बैंक का कर्मचारी नहीं माना गया। और इस पर कोर्ट ने यह कहा कि वे कोऑपरेटिव सोसाइटी के कर्मचारी हैं, बैंक के कर्मचारी नहीं हैं। ये जो जजमेंट है 2025 का लेबर लॉज पर सबसे बड़ा जजमेंट होने वाला है, जो भविष्य के लेबर लॉज से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है, श्रम विवाद है, उनके लिए एक नई दिशा भी देता है, जो न सिर्फ कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि यह भी देखता है कि कोई संस्थाओं का गलत फायदा तो नहीं उठा रहा। अब कोई व्यक्ति किसी भी बैंक प्रेमिसेस के आसपास या किसी भी कंपनी के आसपास चाय का ठेला लगा ले, कुछ दिन बाद तो कहेगा कि भाई मैं तो जब ये कंपनी चालू होती है, बैंक चालू होता है, मैं तो तभी चाय बनाने आता हूं, इसलिए तो मैं तो बैंक का एम्प्लॉय हूं। तो वो चीज इस केस ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि वो बैंक का एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा।
इसी के साथ ये जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। अब आपकी बारी है, आपके अनुसार कोर्ट को किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आर्थिक निर्भरता यानी कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस पर, या फिर नियंत्रण और पर्यवेक्षण सुपरविजन और कंट्रोल पर ध्यान देना चाहिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप को डिसाइड करने के लिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाइप करिएगा, सुपर थैंक्स दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे लीगल एनालिसिस मिलते रहें। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी की वैकेंसी आउट हो चुकी है। हमारे प्रीलिम्स और पूरे कॉम्प्रिहेंसिव बैच हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चल रहे हैं, आप उनको हमारी ऐप के माध्यम से एनरोल कर सकते हैं। बारकोड को स्कैन करिए, गूगल प्ले स्टोर से सीधा दून लॉ मेंटर ऐप को इंस्टॉल करिए, या फिर ज़्यादा जानकारी आप हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आपको हमारे द्वारा जो सेशन लाए जाते हैं वो आपको कैसे लगते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।